गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? हम लोगों ने r बराबर 2f यानी f इक्वल टू r/2 पढ़ा था। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा, क्लास 10th का चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 12 है, जिसमें आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे मिरर फार्मूला का। मिरर फार्मूला जो आप देखते होंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला बच्चों। तो इसको आज हम लोग डेराइव करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या डेराइव किया हुआ था? f इक्वल टू r/2। f इक्वल टू r/2 बहुत ही इजी है। जैसे कोई तुमको दे देगा एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ बताइए। फोकल लेंथ इक्वल टू r। तो वेरी सिंपल है दोस्त, तुम लिखोगे फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2। ओके, तो r कितना है? 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों? f वो होगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो, चूंकि ये क्या है, कॉन्केव मिरर हमने लिया हुआ है। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में तुम ऑब्जेक्ट इधर सामने की कहीं भी रखोगे तो इंसिडेंट रे उधर जाएगी और मेजरमेंट पोल्स इधर होना है अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए याद रखना है, फॉर कॉन्केव मिरर r एंड f जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव। कॉन्केव मिरर के लिए भी, कॉन्केव लेंस के लिए भी, लेंस में भी याद दिलाएंगे। एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों क्या होगा? तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और इधर हमारा r f होना है। और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इंसिडेंट रे इधर और मेजरमेंट पोल से फोकस का भी इधर, रेडियस का भी इधर, इंसिडेंट भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन यानी पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर r एंड f जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखना है, ठीक है दोस्त। किसी क्वेश्चन में दे दे कि किसी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो किसी कॉन्वेक्स की बात कर रहा है कॉन्वेक्स की, जिसका फोकस दिया हुआ है, तो रेडियस आपको लिखा जाएगा f इक्वल टू r/2, याद रखिए, यानी 2f इक्वल टू r, 2f इक्वल टू r, 2 into 15 इक्वल टू r, यानी r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब कॉन्वेक्स है तो इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, पॉजिटिव में भी, और यदि कॉन्केव रहा तो नेगेटिव में आ जाता है। क्या जाता है दोस्त? नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ाया था, पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है, उसको ध्यान में रखना है। तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल आने वाला है नहीं। हाँ, इसका यूज करके आप मिरर फार्मूला में डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मिरर फार्मूला जो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है वो कैसे आता है। ठीक है दोस्त, चलो। आपको हम याद कराए थे, जब थीटा 0 के बराबर हो तो साइन थीटा को tan थीटा के बराबर में, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारा मिरर होता है, ठीक, स्फेरिकल होता है, और ये इसका सेंटर होता है और ये पोल। अब
अब मान लो कि ये यहां से टकराया तो ये थीटा एंगल बना, ठीक है, यहां से रेडियस टकराया थीटा एंगल बना। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको छोटा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? छोटा करते जाएंगे। देखो छोटा कर दिए, क्या कर दिए? छोटा कर दिए। छोटा कर दिए तो तुमको बताए थे कि जब बड़े रेडियस का सरफेस को जब छोटा किया जाता है तो क्या होता है, वह स्ट्रेट दिखने लगता है कि सीधी रेखा है। अब ये तुमको स्ट्रेट दिखेगा और यहां से यदि इसको मिलाएंगे तो देखो ये कर्व था तो ये रेडियस था इसका, तो ये भी तो रेडियस है। समझ में आ रहा है? पूरा बड़ा कर्व था तो C से P तक रेडियस, या कहीं भी मिलाओ रेडियस, यहाँ भी मिलाओ रेडियस, यहाँ भी मिलाओ रेडियस, तो हमने छोटे वाले एपर्चर को मिलाया हुआ है तो ये भी रेडियस है। अब ये छोटा वाला एपर्चर एकदम सीधा लग रहा है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते हैं कि देखो ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर है, R और R है। समझ में आ रहा है? तो इसमें साइन थीटा क्या लिखोगे? P बाई R और टेन थीटा क्या लिखोगे? P बाई R, बेस है R, P बाई R। तो इसलिए बोल रहे P बाई R, यानी साइन थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है कब? जब थीटा बहुत छोटा हो, एंगल बहुत छोटा हो, एपर्चर बहुत छोटा हो, ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो, उस समय साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं या फिर केवल थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इतना बताए हुए थे, इसको दिमाग में रखना। चलो अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ओके, तो डेरिवेशन हमारा था मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है। हेडिंग दे दीजिए मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में हम क्या करेंगे दोस्त? 1/f इक्वल टू 1/v जो होता है उसको डिराइव करेंगे। तो ये एक हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखना, बिल्कुल ढंग से इसको देखना, थोड़ा सा भी स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। ओके, और ये हमारा स्केल होता था, और स्केल से हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ओके, ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस ऑफ कर्वेचर। ओके, मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हम रखे हैं O, क्या रखे हैं? O ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से देखो इंसिडेंट रे जाएगी इसके ऊपर, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही ना है। हमें f, v और u के बीच में रिलेशन निकाले। f क्या है? फोकल लेंथ है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो इनको डिराइव करना है, हमें u, v की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने ले लिया है u। अब C के पीछे रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है बच्चों? तो आपको याद होगा, इंफिनिटी पर रखने पे फोकस पे
इंफिनिटी से आगे इधर आगे सी के पीछे रखने पर फोकस और सी के बीच में सी के पर रखने पर सी पर ही बनता था, याद है ना। तो सी के बियॉन्ड सी रखने पर सी और एफ के बीच में बनेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ इमेज बना देंगे, डायरेक्ट इमेज, या फिर तुम क्या करो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर के लिए हमने बताया था स्फेरिकल मिरर में सेंटर से मिला दिया जाता है। अब ये सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, तो तुम इधर से थीटा एंगल पर चले आओ, ये भी थीटा। ओके, चलो, तो ये हमारा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और एक रे हम इसके ऊपर लेकर जाएंगे सी से, जो टकरा कर पूरा सी से ही आएगा, तो इमेज यहां आई बन जाएगा, होगा ना दोस्त, आई बन जाएगा। ओके, ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा इमेज डिस्टेंस भी है और ये यू है और ये हमारा आर है। ओके, डायग्राम ढंग से बनाना है, इतना हमको पता है। ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखिएगा तो टकरा के एफ और सी और एफ के बीच में ही बनेगा, और ये नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्त, अब एक काम हम करने वाले हैं कि मान लो ये पॉइंट एम है, जहां पर इंसिडेंट पॉइंट आके टकराई है, इंसिडेंट पॉइंट इसको बोलते हैं, जहां इंसिडेंट रे आके टकराई है, ये पॉइंट एम है। तो एम से क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। क्या दोस्त, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, यानी इस तरह से गिराएंगे और इसका नाम रख देंगे पोल के पास है पी डैश। ठीक है, अब तुमसे हम एक बात करने वाले हैं, क्या, देखो ये स्फेरिकल मिरर यहां से ऐसे गया, ये P है और ये C है, ये F है, जो भी है। तो देखो यहां से यदि परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहां आएगा P डैश। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है, CP डैश और CP में कौन बड़ा है, C से लेकर P डैश और C से लेकर P तक कौन बड़ा है, CP बड़ा है, CP बड़ा है CP डैश से, होगा ना। और इसी हम परपेंडिकुलर को थोड़ा और नीचे से गिराएंगे, अभी भी थोड़ा डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन थोड़ा और नीचे से गिराएंगे तो लगभग P डैश जो है वो P के पास आ जाएगा। हाँ, लगभग P डैश, देखो यहां से गिराएंगे तो इतना दूर है, यहां से गिराएंगे तो थोड़ा नजदीक है, यहां से गिराएंगे तो और नजदीक, यहां से गिराएंगे तो और नजदीक। लेकिन जब अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो बहुत छोटे से अभी लगभग स्ट्रेट नजर आएगा, और वहां से आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो P के पास ही गिरेगा। हाँ, तो हमारे सिलेबस में क्या है, अपर्चर बहुत छोटा होता है, तो अपर्चर बहुत छोटा होता है तो CP डैश, C से P डैश और C से P दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग एक ही पॉइंट पे गिर रहे हैं। ठीक है दोस्त, इसी को ध्यान में रखते हुए हमको डेरिवेशन करना है। ओके, हमने क्या किया है, अपर्चर बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा लेने से क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। वहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराइएगा तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ही आएगी, और जहां P है वहीं P डैश भी बनेगा, तो OP डैश और OP दोनों का लेंथ बराबर होगा, CP डैश और CP दोनों का लेंथ बराबर होगा, IP डैश और IP, मतलब जो वहां P वहीं P डैश, मतलब P से मेजर कीजिए या P डैश से मेजर कीजिए, कोई अंतर आने वाला नहीं है, दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा। कब, जब हमारा अपर्चर बहुत छोटा होगा तब।
अच्छा नहीं आ रहा होगा, करना ना ऑन नहीं था, यही होता है, दिक्कत हो जाता है। खैर, तो हमें बताया इफ लिखना है यहाँ, इफ aperture is very small, then OP डैश लगभग OP के बराबर हो जाएगा। और OP कितना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, साइन के साथ माइनस u हो जाएगा, u हमेशा नेगेटिव, और इसे भी कॉन्केव में अभी सब रियल बन रहा है, सब नेगेटिव ही होगा। CP डैश CP के बराबर लिखा जा सकता है, और वो कितना है, r है। IP डैश IP के बराबर हो जाएगा, जो कि माइनस v है। माइनस को लगाना पता है, इंसिडेंट रे इधर, मेजरमेंट इधर, और FP हो गया, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। FP डैश लिखो, FP डैश कैन बी रिटन एज FP इक्वल टू माइनस f, इतना हो जाएगा। कब, जब एपर्चर वेरी स्मॉल होगा तब, उस समय क्या होगा, थीटा भी लगभग 0 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले लिखो, इसको हटाओ और बात करते हैं। अब देखो, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। अल्फा बीटा गामा हमने एंगल मान लिया। तो देखो यहां से tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू, देखो इसका ट्रायंगल बनाओ, OMP डैश का ये ट्रायंगल का अल्फा है, OMP डैश, राइट ट्रायंगल होना चाहिए ना यहाँ पर, राइट ट्रायंगल। तो OP डैश M, OMP डैश, OMP डैश, OMP डैश, OMP डैश, इस ट्रायंगल का है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी P डैश M अपन बेस कितना हो जाएगा, OP, ओके। और tan अल्फा को केवल अल्फा भी लिखा जा सकता है, थीटा लगभग 0 डिग्री के बराबर होगा, तो tan अल्फा इतना होगा, उसको केवल अल्फा भी लिखा जा सकता है। tan बीटा कितना होगा, तो tan बीटा हो जाएगा बच्चों यहां से, इस ट्रायंगल में P डैश M परपेंडिकुलर अपॉन बेस CP डैश, P डैश M अपॉन CP डैश, P डैश M जो परपेंडिकुलर है वो सब ट्रायंगल के लिए सेम है, सारे राइट ट्रायंगल के लिए सेम है, इसलिए सब में परपेंडिकुलर वही आएगा, और इसको केवल बीटा भी लिखा जा सकता है, ओके। उसके बाद हम इधर की ओर आते हैं। tan गामा जो है वो P डैश M अपॉन IP डैश, P डैश M अपॉन IP डैश, और इसको केवल गामा भी बोल सकते हैं। चलो ये हमारा 1 2 और ये 3 इतना आया। इसके बाद बच्चों हमें एक भी u में रिलेशन निकालना है, एक भी और u में रिलेशन निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए,
डिस्टेंस निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस के लिए हमने ओपी ले रखा है जो कि यू के बराबर है, सीपी भी ले रखा है जो कि आर के बराबर है, और ये भी ले रखा है। ओके, यहां से तुम देखो ट्रायंगल लॉ से तो तुम क्या लिख सकते हो, बीटा देखो इन ट्रायंगल या फिर फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी को ध्यान से देखो, ये ओसी को प्रोड्यूस किया गया है और ये बाहर बीटा बना, तो बीटा जो होगा वो अंदर आके अपोजिट दोनों को जोड़ देने पे बराबर हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो जो बीटा होगा वो अल्फा प्लस थीटा होगा, ये हमारा 4th नंबर होगा। ओके, बीटा जो होगा वो इस ट्रायंगल में इसको छोड़ के इन दोनों को जोड़ के बराबर होता है, पता है हमको। उसी प्रकार से जो गामा होगा वो इस ट्रायंगल में आके बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। फ्रॉम ट्रायंगल CMI गामा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, ये हमारा 5th नंबर हो गया। इतना हमारे पास डेटा है बच्चों। ओके, एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, पॉज करके वीडियो, क्या क्या किया हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास अल्फा का वैल्यू है यू, बीटा का भी वैल्यू है और हमारे पास गामा का भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास थीटा का वैल्यू नहीं है। क्या नहीं? थीटा का वैल्यू नहीं है। तो यहां से यदि थीटा का वैल्यू नहीं है तो हम चाहेंगे कि हमारे इक्वेशन से थीटा हट जाए। क्या चाहेंगे हम? कि हमारे इक्वेशन से थीटा हट जाए, और उस थीटा को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। सो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे? तो RHS में LHS में से LHS घटाओ, बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा उसका माइनस बीटा प्लस थीटा इसका, ब्रैकेट लगा देना वरना गलती हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा। ठीक है दोस्त, तो थीटा प्लस में और माइनस में कट गया, यहां से हो जाएगा, और ये बीटा इधर माइनस में इधर आ जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा बीटा प्लस में, और वो इधर है प्लस में 2 बीटा, इधर बच गया अल्फा, थीटा थीटा तो गया, और ये माइनस गामा उधर जाके प्लस गामा हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आया 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो, पूरे नोट करो, यहां तक मिटाने वाले हैं हम। चलो, हो गया होगा तो मिटाते हैं। इसी को मिटाते हैं, फोटो को ही मिटा देते हैं। फोटो तो तुम बना ही चुके होगे, फोटो को ही मिटा देते हैं और बीच में लिखते हैं। अब क्या करेंगे? बीटा अल्फा गामा का हम वैल्यू पुट करेंगे। सो बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू है p डैश m अपॉन cp डैश, यानी 2 बीटा यानी 2 p डैश m अपॉन cp डैश इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू pm p डैश m अपॉन op डैश होगा, तो यहाँ पे op डैश होगा।
गामा का वैल्यू कितना होगा? तो गामा का वैल्यू पी डैश एम अपॉन आई पी डैश प्लस पी डैश एम अपॉन आई पी डैश। अब इनका वैल्यू रखते हैं। देखो 2 पी डैश एम अपॉन सी पी डैश के जगह पे हम क्या करेंगे? सी पी डैश के जगह पे हम माइनस आर रखेंगे, माइनस आर साइन के साथ। सीपी डैश सीपी के बराबर और माइनस आर इमेज फोटो में देखना। और इसमें पी डैश एम कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन ओपी डैश बचेगा। और ओपी डैश कितना है बच्चों? यहाँ पे ओपी डैश है माइनस यू। समझ में आया ना? एक स्टेप छोड़े पी डैश एम पी डैश एम प्लस पी डैश एम अपॉन आई पी डैश। आई पी डैश कितना है? तो माइनस भी। अब क्या करेंगे? तो यहां से हो जाएगा माइनस 2 पी डैश एम अपॉन आर और पी डैश एम कॉमन निकाल लिए तो बचेगा 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई माइनस भी, 1 बाई माइनस भी। ठीक है? तो पी डैश एम से पी डैश एम कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां बचेगा माइनस 2 बाई आर। और आर को हम क्या लिख सकते हैं? तो आर को बच्चों याद होगा एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी आर इक्वल टू 2f। तो यहाँ आर इक्वल टू हम लिखेंगे 2f और 1 बाई माइनस यू और प्लस माइनस माइनस 1 बाई भी। यहां से 2 से 2 गया तो 1 बाई एफ माइनस में इक्वल टू 1 बाई माइनस भी माइनस 1 बाई यू, माइनस 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। प्लस चेंज हुआ है कुछ नहीं, माइनस में आ रहा है। दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे है, या फिर इस माइनस को उठा के उधर दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई बी। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस, और इसको भी करेंगे तो ये भी प्लस। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। कैसे आया दोस्त? तो पहले हमने अपर्चर को छोटा किया। अपर्चर को छोटा करने से क्या हुआ कि हमारा जो राइट ट्रायंगल बनाया P डैश और P दोनों सेम पॉइंट पे आए, जिससे हमारा OP डैश इक्वल टू OP लिखना आसान हो गया, जिसको हमने U CP डैश इक्वल टू CP इक्वल टू माइनस R और IP डैश इक्वल टू IP माइनस V। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा का वैल्यू जो होगा उसको केवल थीटा भी लिख सकते हैं, tan बीटा का जो वैल्यू होगा उसको केवल बीटा भी, tan गामा का जो वैल्यू होगा उसको केवल गामा भी लिख सकते हैं। और दोस्त फिर हमने बीटा अल्फा थीटा सबके बारे में एक इक्वेशन निकाला, और जिसमें हमको थीटा नहीं चाहिए था तो सब्ट्रैक्ट किया, तो एक हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आया 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब इसमें हमने बीटा का वैल्यू रखा, अल्फा का वैल्यू रखा और यहाँ गामा का वैल्यू रखा, और वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आ गया 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, जो कि है मिरर फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को क्या करना है? यूज करना है साइन के साथ। किसके साथ? साइन के साथ। तो नोट करो, अभी इसको हम लिख देते हैं। हमारे पास है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। वैलिड फॉर ऑल मिरर, सभी मिरर के लिए वैलिड है। ये नहीं कि कॉनकेव से डिराइव किए तो केवल कॉनकेव के लिए, सभी मिरर के लिए वैलिड है। बशर्ते यूज करना है यहाँ पे ए भी एंड यू should be placed
साइन के साथ इसको प्लेस करना होगा, ठीक है ना। एफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपको ध्यान रखना है, और सीधे डायरेक्ट याद रखो, कॉनकेव एफ नेगेटिव, कॉन्वेक्स एफ पॉजिटिव, नोट करो। चलो, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला भी आ गया। डेरिवेशन को ढंग से देखना, 2 बार 3 बार जितने बार रिवाइज कर सको करो, और हमें रिजल्ट को याद रखना है। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है F इक्वल टू R/2 और मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, जहाँ F U V F जो भी है उसको साइन के साथ रखना है, ठीक है दोस्त। ये हमारे पास हो गया। चलो कुछ प्रॉब्लम्स इस पर एक दो देख लेते हैं, बाकी एक प्रॉब्लम के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखो बुक भी लाए हैं, पहले तुम खुद ट्राई करना फिर हम करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image। इंक बच्चों थोड़ा खत्म लग रहा है, बोल दे रहे क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हिंट दे रहे हैं, और यहां से यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, और इसका फोकल लेंथ जो है तुमको पता है, इसका फोकल लेंथ इधर आता है, इधर C इधर F, ये फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है। तो इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन बताना है, और नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधा, उल्टा, वो सब बताना है। तो ट्राई करो, तब तक हम सिंक डाल दें। हो गया दोस्त। चलो तो हम ट्राई करते हैं, फोटो कैसा लग रहा है, अच्छा है, देख लेते हैं।
तो देखो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सुन लो तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी मैथ का हो, फिजिक्स का हो या कोई भी सब्जेक्ट का, तुमको प्रॉब्लम बनाने के लिए सिंपल ट्रिक बताते हैं। तुमसे जो भी कुछ सवाल में पूछा जाए, पहले तुम क्या करो, उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या करो? फॉर्मूला लिखो। जैसे तुमसे यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है, तो पोजीशन के लिए यानी इमेज का पोजीशन भी पूछा जा रहा है, तो भी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तुम डायरेक्ट पहले इसी को लिखो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इसको कहीं एक जगह लिख लो। सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं फंसेगा। फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? u। सो यहाँ पे u दिया गया है, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो f और u दे दिए गए और v पूछा जा रहा है। अब आसानी से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आप फॉर्मूला में डायरेक्ट रखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे रखोगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ, 1/f की जगह 15। लेकिन फिर एक दिक्कत आएगी, हो सकता है तुम बना लो और तुम्हारा आंसर गलत आ जाए। क्यों? क्योंकि तुमने साइन को ध्यान नहीं रखा। इसका साइन को भी ध्यान रखना है। साइन के लिए अभी हमने बताया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट यहां रखो जिसको u बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इधर की ओर और मेजरमेंट सारा ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट इधर, तो u नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ इधर होता है, इधर की ओर, तो ऑब्जेक्ट की दिशा में है, तो फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इमेज जो है वो साइन के साथ खुद ब खुद आंसर में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो साइन का ध्यान रखना है। वैसे भी तुमको बताया गया है, याद रखना, u हमेशा निगेटिव होता है, u हमेशा निगेटिव होता है। f कॉनकेव में निगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है और कॉनकेव में निगेटिव। इतना याद रहेगा, बना लोगे। तो चलो 1/f यानी 1 प्लस 15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u यानी -10 रखना है यहाँ बच्चों, -10। तो 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10। -1/10 को इधर बुलाओ, 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/v। 10 15 15 10 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 30। दो बार में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 बार में ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3 1/v। 3 2 5/30 इक्वल टू 1/v। यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5v इक्वल टू 30 इंटू 1। ठीक है, v इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 30 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी v इक्वल टू 30/5, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आया बच्चों। कितना? 6 सेंटीमीटर। और आंसर देखो तुम्हारा पॉजिटिव में आया है, तो पॉजिटिव में आया है तो जाहिर सी बात है कि इंसिडेंट के अलोंग होगा। तो पोल से मेजरमेंट होना है, तो इंसिडेंट के अलोंग इधर यहाँ कहीं इमेज बनेगा। आई हमको ये भी पता है कि कन्वेक्स में p और f के बीच में होता है, तो इधर कहीं 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है दोस्त, खुद देख लो। फोकस क्या है? 15 है, तो फोकस से तो पहले ही बनने वाला है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर फोकस से पहले पड़ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। पहले क्या करना है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जो भी पूछा जाए उसका फॉर्मूला रखना है। नेचर इसमें पूछा जा रहा है, नेचर क्या है? तो नेचर देख लो, पॉजिटिव बना है यानी वर्चुअल बना है। नेचर में तुम क्या लिखोगे बच्चों? नेचर में लिखोगे वर्चुअल
वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। अब सर ये कैसे बता दिए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड? देखने से तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, चूंकि कॉन्वेक्स वाला हमको याद था इसलिए बता दिए। इसको बताने के लिए बच्चों तुमको पढ़ना पड़ेगा क्या? मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त? मैग्निफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले मैग्निफिकेशन पढ़ लिया जाए, उसके बाद सवाल ही बनाया जाएगा। इसको नोट कर लो, पहले मैग्निफिकेशन ही देख लिया जाए। मैग्निफिकेशन बाय मिरर लेंस में अलग आता है, लेकिन हाइट वाला सेम रहता है। देखो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? तो मैग्निफिकेशन हम जैसे इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे अलग अलग केस में, तो लिख रहे थे कि इमेज जो है मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है। तो वही मैग्निफिकेशन यानी हमको बताना है मल्टीपल में ऑब्जेक्ट से कितना मल्टीपल में छोटा हुआ या कितना मल्टीपल में बड़ा हुआ, यानी हमको मल्टीपल्स बताने हैं। ऑब्जेक्ट से दुगना बना है बड़ा, या 3 गुना बड़ा बना है, या हाफ बना है, आधा बना है, हमको क्या बताना है? उसका गुणा, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये कैसे निकलेगा? जैसे बताओ 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया है और फोटो बन गया 40 सेंटीमीटर का, तो तुम क्या बोलोगे? कितना बड़ा बना है? तो तुम बोलोगे सर 20 का रखे थे, अब 40 का बन गया, यानी दुगना बड़ा बना है, दुगना हो गया है, ये ना बोलोगे? दुगना हो गया। या फिर 20 का रखे थे 10 हो गया, यानी बोलोगे कि हाफ हो गया है सर। आप क्या कीजिए कि जो पहले रखा था 20 सेंटीमीटर का 40 बन गया, यानी दुगना हो गया। 20 था 10 हो गया, यानी 20 का हाफ गुना हो गया, यह भी 10 आता है। तो तुमको गुना में बताना है, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना छोटा बना, इसी को हाफ गुना हो गया यानी आधा छोटा हो गया। तो यही चीज हमको बताना है, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और ये कैसे निकलेगा? जैसे ये 2 गुना आ गया, ये 2 गुना कैसे निकला? तो जितना इमेज का साइज था ऑब्जेक्ट के साइज से भाग के 2 आ जाएगा। ये हाफ गुना कैसे निकला? तो जो इमेज का साइज था उसको ऑब्जेक्ट के साइज से भाग के 2 हाफ आ जाएगा। यानी इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से भाग देना है। इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से भाग देना है, तुमको पता चल जाएगा कितना गुना बड़ा, कितना गुना छोटा। ठीक है ना? तो लिखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ HEIGHT height of image and height of object। क्या होता है दोस्त? इमेज के हाइट तथा ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ height of image and object, height of object, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, एक मिनट। उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू height of
इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन का सिंबल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज यानी hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल टू hi बटा ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये साइन के साथ रखा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्त, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो हाइट के टर्म में हो गया कि ऑब्जेक्ट कितना हाइट का है, इमेज कितना हाइट का बना, यानी मैग्निफिकेशन कितना गुना हुआ, लंबाई उसका, ऑब्जेक्ट का लंबाई इतना है तो इमेज का लंबाई कितना गुना होगा, क्या होगा, ये हाइट के टर्म में मैग्निफिकेशन आ गया। और मैग्निफिकेशन डिस्टेंस के टर्म में भी होता है बच्चों, डिस्टेंस के टर्म में भी होता है। जैसे ऑब्जेक्ट को पोल से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया और इमेज बना 15 सेंटीमीटर पे, यानी इसका मैग्निफिकेशन 1.5 गुना हुआ। कितना? 1.5 गुना, 1.5 गुना। 10 पर रखे थे और इमेज 15 पे बन गए, यानी मैग्निफिकेशन 1.5 गुना हो गया। डिस्टेंस इसका 1.5 गुना पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम 30 सेंटीमीटर पर और इमेज बन गया हमारा 15 सेंटीमीटर पे, यानी डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ हो गया, यानी मैग्निफिकेशन भी हाफ हो गया। किसका? डिस्टेंस का। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग डिस्टेंस के टर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो अब हम करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस के टर्म में तुम्हारा वैल्यू जो आएगा m इक्वल टू माइनस भी अपन यू, ये होता है मिरर के लिए। यदि लेंस पढ़ोगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से याद नहीं रखना है कि माइनस गायब हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम तुमको अभी बताएंगे कि ये माइनस भी बाई यू आया कैसे, या जो कुछ भी होता है इन डिटेल डेराइव के साथ, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए समझने में। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुमको समझाते हुए हम लेके चल रहे हैं। अब तक तुमने देखा जो भी हमने बताया सब कुछ समझाते हुए लेकर चला है। ये तुमको याद रखना है, m इक्वल टू hi बटा ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ओके, और मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के टर्म में माइनस भी अपॉन यू लिखा जाता है। देखो वो कैसे आता है, मिटा दे इसको। चलो, तो तुमको याद होगा दोस्त, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। और जब C के पीछे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है? F और C के बीच में। तो हम यहाँ डायरेक्ट इमेज बना देते हैं। ये हमारा हो गया मिरर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेट से दिस AB। तो ये C हो गया और ये F हो गया। ठीक है, ये C और ये F, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए छोटा छोटा लिखे। यहां से एक पोल के पास आई इंसिडेंट रे थीटा एंगल पे, तो फिर वापस कैसे जाएगी? तो तुमको पता है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए जो कि सेंटर से ही जाएगा, और ये थीटा एंगल है तो इधर से थीटा एंगल पर निकल जाएगी। ठीक है, और इमेज कहीं यहाँ C और F के बीच में, थीटा ज्यादा हो गया, इमेज कहीं इधर C F के बीच में, और ये B था B डैश और ये A डैश बन गया। ठीक है दोस्त, इसको मिटा देते हैं। चलो, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक U है और यहाँ से यहाँ तक भी है। ठीक है दोस्त, अब देखो इमेज कैसे बना पता है तुमको। यहाँ से थीटा एंगल पर लाए हैं, थीटा एंगल पर। अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल ए बी पी जो आपको रखे आगे, याद है? तो इन ट्रायंगल ए बी पी tan
थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस यानी ए बी अपॉन ए पी, ए बी अपॉन ए पी पहला। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी टेन थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी परपेंडिकुलर अपन बेस। अब चूंकि दोनों का थीटा बराबर है, क्या है, दोनों का थीटा बराबर है, तो दोनों का थीटा बराबर है तो जो थीटा का वैल्यू आप यहां रखिएगा वही यहां रखिएगा, और टेन थीटा का मान जो यहां आएगा वही मान यहां आएगा। जैसे टेन 30 1/√3 यहां आएगा तो 1/√3 यहां आ जाएगा, यानी ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, जाहिर सा बात है होंगे बराबर। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी, ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं। ओके, यहां से हमको मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ है, तो एच आई कौन है, हाइट ऑफ इमेज, ये वाला है हाइट ऑफ इमेज, ये वाला है ना, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन है, ये है एच ओ, और ये है हमारा एच आई ए बी, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और एच आई माइनस में होगा तो यहाँ पर माइनस रख देंगे, माइनस ए डैश बी डैश अपन ए बी चाहिए हमको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम आएंगे और इसको क्रॉस मल्ट, ए डैश बी डैश अपन ए बी को बुलाएंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपन ए बी, और बच्चों ए बी ए डैश पी डैश इधर आ जाएगा ऊपर की ओर, ए डैश पी अपॉन बचेगा ए पी, ए पी, ए पी। अब तुम क्या करते हो, तुम यहां से क्या करोगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहां पे क्या हो जाएगा, हाइट है यानी एच आई ऑफ एच आई है अपॉन ए बी क्या है, एच ओ है, इक्वल टू ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, भी है जो कि माइनस में होगा, और ये ए पी, ए से पी यू है, यह भी माइनस में होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, सब पॉजिटिव, साइन का ध्यान रखना है। तो यहां से माइनस से माइनस यहां कट गया तो बचेगा माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, इस माइनस को उधर दे दो, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस वी अपॉन यू। इसी को तो बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ क्या है, मैग्निफिकेशन है, तो माइनस वी अपॉन यू। तो ये टर्म, इस टर्म में याद रखो तो अच्छा रहेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाएंगे इस इक्वेशन से, अन्यथा तुम एच आई बटा एच ओ मैग्निफिकेशन और माइनस वी बटा यू दोनों को याद रखो, और दोनों ही मैग्निफिकेशन है इसलिए यहाँ इक्वेट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। देखो तुमको क्या है ना, मेरे साथ सीखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जैसे तुम प्रॉब्लम बनाते हो, अच्छा f इक्वल टू r/2 जैसा प्रॉब्लम मिलेगा तो तुम बना लोगे, अच्छा प्रॉब्लम आता है तुमसे नहीं बनता है, और तुमसे नहीं बनता है तो तुम क्या करते हो, स्कूल में कोचिंग में टीचर से पूछते हो, और टीचर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
उसके बाद वैसा सवाल फिर अगर आ जाए तुम्हारे सामने, फिर भी तुमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने टीचर से पूछा, टीचर ने तुमको बताया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी खुश, वो भी खुश। तुमको टीचर ये नहीं बता पाता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़े, बहुत अच्छा थ्योरी देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, सवाल कोई भी दो बना देंगे, लेकिन तुमको ये नहीं बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है। मतलब अटेम्प्ट कौन सा ले। जैसे अभी देखो तुम्हारे पास ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, 1/f = 1/v + u, एक फार्मूला, और f = r/2, 4-5 फार्मूले आ चुके हैं, 4-5 फार्मूला आ चुके हैं। तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो फटाक से एक बार में आंसर आ जाए, अन्यथा बार बार लगाते रहो कि कभी ये कभी वो, तुक्का मारो, किसी ना किसी से तो आएगा ही। तो तुमको ये सीखना है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो फटाक से एक बार में आंसर आ जाए। वो मैं सिखाऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे लेना है, कोई भी सवाल को कैसे बनाना है। जैसे पिछले सवाल में, ये क्वेश्चन में हमने बताया था कि इस तरह से अटेम्प्ट लेना है, तो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अपनी कल मुलाकात होती है, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी ढेर सारे प्रॉब्लम के साथ। तो चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।